स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। ये बड़े बड़े किले, राजपूतों का गढ़, जहाँ के राजाओं की गाथाएं सारा देश गाता है और जहाँ का इतिहास इतना समृद्ध है, दोस्तों उस स्थान को राजस्थान कहते हैं। देखा जाए तो दाल बाटी चूरमा और अपने रिच ट्रेडिशन के अलावा भी राजस्थान के पास काफी कुछ है, जैसे कि इंडिया की बिगेस्ट माइंस, वर्ल्ड हेरिटेज की 9 साइट्स, GI टैग वाला बीकानेरी भुजिया, लार्जेस्ट सीमेंट फैक्ट्रीज और कैमल फेस्टिवल्स। लेकिन दोस्तों, राजस्थान का बस एक पहलू है। आप भी जब यहाँ के डेवलपमेंट, लाइवलीहुड और क्वालिटी ऑफ लाइफ को देखेंगे तो आपके मन में भी ये सवाल आ सकता है कि आखिर राजस्थान इंडिया में कहाँ स्टैंड करता है। साथ ही राजस्थान का जेंडर रेशियो, खराब वाटर मैनेजमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, पॉवर्टी और पुअर सोशल सेक्टर राजस्थान की एक अलग ही तस्वीर को पेश करते हैं। ऐसे में अगर आप इन फैक्टर्स पर नजर डालें तो किसी भी तरीके से राजस्थान बीमारू राज्यों की लिस्ट से बाहर आता हुआ नजर नहीं आता है। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। अनुराग पांडे नाम है हमारा और आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि टूरिज्म की कैपिटल कहे जाने वाले इस स्टेट को आज भी ये प्रॉब्लम्स क्यों फेस करनी पड़ रही है। साथ ही समझेंगे कि राजस्थान गवर्नमेंट इसे कैसे रिजॉल्व कर सकती है। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। दरअसल IAS की तैयारी को अब और भी अफोर्डेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए स्टडी IQ आपके लिए लाया है P2I, दैट मीन्स प्रीलिम्स टू इंटरव्यू प्रोग्राम 2024। दोस्तों, इसके जरिए आप प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू यानी UPSC एग्जाम के तीनों स्टेज की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। UPSC सिलेबस को कंसीडर करते हुए इस बैच में आपको लाइव क्लासेस के थ्रू बेसिक टू एडवांस कवर कराया जाएगा। साथ ही मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, नोट्स और बुक्स, ये सब कुछ भी आपको इस बैच में मिल रहा है। CIS लाइव प्रीलिम्स टू इंटरव्यू 2024 बैच को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं और आप अनुराग लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो इस बैच की टोटल फीस 45,000 की बजाय आप इसे 29,999 का अवेल कर सकते हैं। इस बैच से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कोर्स से रिलेटेड PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, 1956 में राजस्थान स्टेट का फॉर्मेशन हुआ और आज जिस मॉडर्न राजस्थान को हम देखते हैं उसको 2 ब्रिटिश डिस्ट्रिक्ट्स यानी कि अजमेर, मेवाड़ और 19 प्रिंसली स्टेट्स को मिलाकर बनाया गया है। देखा जाए तो उसका टोटल लैंड एरिया 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर है, जो साल 2000 में मध्य प्रदेश के 2 हिस्से में डिवाइड होने के बाद भारत का लार्जेस्ट स्टेट बन गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली राजस्थान के टोटल लैंड एरिया में से 61.11% हिस्सा डेजर्ट है, जो थार रेगिस्तान और अरावली पठार के बंजर से घिरा हुआ है। साथ ही राजस्थान रेन शैडो एरिया में आता है, जो इस स्टेट की वाटर डेफिशिएंसी में बड़ा रोल प्ले करता है। दोस्तों, इससे बात साफ हो जाती है कि लार्जेस्ट लैंड एरिया वाला स्टेट होने के बावजूद भी राजस्थान के एग्रीकल्चर सेक्टर का उसकी इकोनॉमी में शुरू से ही बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है और इसीलिए आज भी स्टेट GDP में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 24% है, जबकि ओडिशा जैसे छोटे से स्टेट के एग्रीकल्चर सेक्टर का स्टेट GDP में कंट्रीब्यूशन 26% है। दोस्तों, यही कारण है कि भारत का सबसे बड़ा स्टेट होने के बावजूद भी भारत के GDP में राजस्थान का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 5% है। एग्रीकल्चर के बाद अगर हम राजस्थान की इंडस्ट्रीज की बात करें तो राजस्थान में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ही रिसेंट फिनोमिना है और इसकी वजह यह है क्योंकि आजादी के बाद राजस्थान में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की कंडीशन काफी खराब थी, या यही कहें कि ना के बराबर थी। देखा जाए तो 1960s तक इंडिया के इंडस्ट्रियल मैप पर राजस्थान का नामो निशान तक नहीं था और इसकी वजह थी लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द रूलर्स, लैक ऑफ स्किल्ड लेबर्स, पुअर वाटर सप्लाई और खराब इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों, इसी के चलते जिस तरह का इंडस्ट्रियल ग्रोथ देश के बाकी राज्यों में देखने को मिला, राजस्थान में वैसा नहीं हो सका। हालांकि ऐसा भी नहीं कि इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश करने के लिए राजस्थान के पास रॉ मटेरियल और नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। शायद आपको ना मालूम हो कि राजस्थान में 57 टाइप्स ऑफ मिनरल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, लेकिन राजस्थान इन नेचुरल रिसोर्सेज के पोटेंशियल का इस्तेमाल अपने यहाँ की इंडस्ट्रीज को डेवलप करने में नहीं कर सकता और इसी के चलते आज वो रॉ मिनरल्स का मेजर एक्सपोर्टर है। दोस्तों, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर कोई कंट्री या फिर स्टेट मेजर रॉ मिनरल्स का एक्सपोर्ट करता है, ऐसे में इससे ये साफ होता है कि उसके यहाँ की इंडस्ट्रीज की हालत बहुत खराब है। राजस्थान अपने रॉ सेरेमिक को गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे दूसरे स्टेट्स के अलावा बांग्लादेश जैसी फॉरेन कंट्रीज तक को एक्सपोर्ट करता है। देखा जाए तो आज इन जगहों पर सेरेमिक की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश हो चुकी हैं, लेकिन वही राजस्थान जो रॉ सेरेमिक का इतना बड़ा प्रोड्यूसर है, वहाँ पर इसकी एक भी बड़ी इंडस्ट्री नहीं है और इसके पीछे का कारण ये है कि यहाँ पर हाई क्वालिटी कोल और वाटर प्रोजेक्ट्स उपलब्ध नहीं है। साथ ही थर्मल पावर प्लांट के लिए गुड क्वालिटी कोल की जरूरत होती है, जो कि राजस्थान को दूसरे स्टेट से इंपोर्ट करना पड़ता है और इसी के चलते यहाँ पर अभी भी 24/7 पावर सप्लाई पॉसिबल नहीं हो पाती है। दोस्तों, मिनरल्स के साथ साथ राजस्थान में किसी भी तरह की एग्रो इंडस्ट्री भी डेवलप नहीं हो पाई है और इसकी वजह यह है कि राजस्थान में एग्रीकल्चर पहले से खराब है
जिसके चलते राजस्थान का इंडस्ट्रियल सेक्टर वहां के एग्रीकल्चर सेक्टर की तरह पिछड़ा हुआ है। और इकोनॉमिस्ट बार बार ये कहते हैं कि आज की इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी में किसी भी स्टेट की इकोनॉमी तभी ग्रो कर सकती है जब वहां की इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो। साथ ही राजस्थान में इंडस्ट्रियल ग्रोथ का ना होने का दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि यहाँ पर कोई भी बड़ा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट देखने को नहीं मिला है, जिसके पीछे राजस्थान का पुअर सोशल सेक्टर भी जिम्मेदार है। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजस्थान शुरू से ही अनस्किल्ड लेबर, खराब लिटरेसी, लो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, चाइल्ड मैरिज, जेंडर इनइक्वालिटी और दोस्तों पॉवर्टी जैसे हर सोशल एस्पेक्ट पर सबसे पीछे खड़ा नजर आया है, जिसे हम कुछ डेटा की मदद से समझ भी सकते हैं। दोस्तों बात अगर राजस्थान के लिटरेसी रेट की करें तो ये आज भी 69.7% पर अटका हुआ है, जबकि देश का एवरेज लिटरेसी रेट 77.7% हो चुका है। वहीं जेंडर वाइज राजस्थान के लिटरेसी रेट को देखें तो इसमें विमेन लिटरेसी रेट 52.12% है, यानी आज भी राजस्थान की महिलाओं की आधी आबादी अनपढ़ है। और दोस्तों यही वजह है कि राजस्थान में महिलाओं का वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन लेस देन 5% है, जबकि देखा जाए तो असम जैसे छोटे से स्टेट में विमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 39.83% है। साथ ही यहाँ पर एक फैक्टर जेंडर इनइक्वालिटी का भी आ जाता है। राजस्थान में अगर जेंडर रेशियो को देखें तो साल 2021 के डेटा के मुताबिक हर 1000 मेन पर 928 विमेन है, जबकि नेशनल एवरेज 943 का है। राजस्थान में पॉवर्टी लेवल की बात करें तो राजस्थान की टोटल पॉपुलेशन में 14.7% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है, जबकि ऑल ओवर इंडिया ये नंबर 12.2% है। साथ ही राजस्थान में पर कैपिटा इनकम 1,66,560 रुपीज है, जबकि देश भर में एवरेज 2,14,484 रुपीज का है। दोस्तों इन सब के अलावा राजस्थान के पॉपुलेशन डिवीजन की बात करें तो मैक्सिमम पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती है, जहां पर आज भी ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशंस जैसे कि डावरी, चाइल्ड मैरिज और अनटचेबिलिटी के साथ ही ब्लैक मैजिक भी प्रचलन में है। साथ ही राजस्थान में जहां चाइल्ड मैरिज रेट 23.3% है, वहीं नेशनल एवरेज सिर्फ 16% का ही है। और दोस्तों ये सारे इश्यूज ऐसे हैं जिसकी वजह से राजस्थान की नेगेटिव इमेज बनती जा रही है। एक लिमिटेड एग्रीकल्चर लैंड और सीजनल टूरिज्म पर ही राजस्थान की पूरी पॉपुलेशन की लाइवलीहुड डिपेंड नहीं कर सकती है। साथ ही इंडस्ट्रीज ना होने की वजह से इस रीजन में लोगों के पास बस एक ही काम रह जाता है और वो है माइनिंग का। लेकिन दोस्तों माइंस में काम करने वाले वर्कर्स आज सिलिकोसिस जैसी बीमारी से परेशान हैं। और दोस्तों अगर आप राजस्थान में एपिडेमिक लेवल को एक स्टडी के मुताबिक समझेंगे तो जोधपुर में 9.9% सैंड वर्कर्स को सिलिकोसिस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। और ये कहीं ना कहीं राजस्थान की पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की इमेज को भी रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों देश के इतने बड़े स्टेट में मेजर इश्यूज का होना नेशनल इंटरेस्ट में भी एक डेंट को क्रिएट करता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि राजस्थान अपनी रिच हिस्ट्री और कल्चर के साथ इंडिया को दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करता है। ऐसे में राजस्थान का डेवलपमेंट भारत के लिए बहुत जरूरी है। आइए उन सॉल्यूशंस को भी डिस्कस कर लेते हैं जिसकी मदद से राजस्थान को बेहतर स्टेट बनाया जा सकता है। दोस्तों राजस्थान में लैक ऑफ इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से भी बिजनेस का वही ऑर्थोडॉक्स तरीका इस्तेमाल किया जाता है और यही कारण है कि यहाँ पर नए और इनोवेटिव बिजनेस डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि वहाँ की ट्रेडिशनल बिजनेस कम्युनिटीज अपने ऑर्थोडॉक्स तरीकों में बदलाव करें और दोस्तों ऐसे स्टार्टअप्स को शुरू करें जो न सिर्फ वहाँ पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ बल्कि सोशल ग्रोथ को भी प्रमोट करें। साथ ही राजस्थान में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऐसी इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर सकती है जो वहाँ की ज्योग्राफी और वेदर के अकॉर्डिंग हो। साथ ही गवर्नमेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी राजस्थान में लेकर आए और ये तभी पॉसिबल है जब स्टेट ऐसी पॉलिसीज बनाए जिससे कंपनीज बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग के लिए राजस्थान को प्रेफर करें। और दोस्तों बतौर एग्जाम्पल के लिए राजस्थान कर्नाटका को ले सकता है जहाँ की टैक्स पॉलिसीज इतनी ज्यादा स्मूथ और फ्लेक्सिबल हैं कि इससे कैपिटल बेंगलुरु को इंडिया की सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। और इसी तरीके से जैसे यूपी ने अपना 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट लॉन्च किया है ताकि कल्चर के प्रमोशन के साथ बिजनेस भी मिले, राजस्थान भी अपने कई हजार सालों से चले आ रहे फेमस प्रोडक्ट्स जैसे कि ज्वेलरी एंड जेम स्टोन्स, पेंटिंग्स, कारपेट्स, पॉटरी, पपेट्स, स्टफ्ड डॉल्स, टॉयज, फैब्रिक वर्क, मेटल वर्क और स्पाइसेस को वर्ल्ड वाइड प्रमोट कर सकता है क्योंकि राजस्थान ज्वेलरी इंडस्ट्री और हैंड कटिंग जेम्स का हब है। साथ ही दोस्तों राजस्थान अपने मिनिएचर पेंटिंग्स के लिए भी हमेशा से जाना जाता रहा है जिसे डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी प्रमोट किया जा सकता है। देखा जाए तो राजस्थान को उसकी ब्लू पॉटरी में भी महारत हासिल है जिसकी डिमांड दुनिया भर में है और अपने बांधनी प्रिंट्स के लिए राजस्थान पहले से देश भर में फेमस है। ऐसे में ये डिमांड और इंटरनेट की अवेलेबिलिटी राजस्थान के लिए एक नई इंडस्ट्री के दरवाजे खोल सकती है जिससे इन प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में पहुंचाया जा सकता है। साथ ही राजस्थान को अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर को भी प्रमोट करना होगा और दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि एग्रीकल्चर किसी भी इकोनॉमी की बैकबोन होती है। ऐसे में ये काम ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट को स्टैब्लिश करके किया जा सकता है
देखा जाए तो ऐसे इंस्टीट्यूट्स राजस्थान के सॉइल और क्रॉप्स पर रिसर्च करें जिससे यहाँ की मिट्टी के मुताबिक ही हाइब्रिड सीड्स तैयार हो और फसल ज्यादा के साथ साथ बेहतर भी हो। साथ ही हम ये भी बात जानते हैं कि टूरिज्म सेक्टर का राजस्थान की इकोनॉमी में सबसे बड़ा रोल है। साल 2022 में यहाँ पर करीब 8 करोड़ टूरिस्ट आए थे, लेकिन दोस्तों ये टूरिज्म सेक्टर शुरुआत से ही काफी अनऑर्गेनाइज रहा है, जिसके चलते इसका फायदा राजस्थान के कुछ गिने चुने हिस्सों में ही देखने को मिला है। ऐसे में जरूरत है कि राजस्थान अपने टूरिज्म को ऑर्गेनाइज करे ताकि उससे कलेक्ट होने वाले रेवेन्यू का राजस्थान के हर रीजन का इक्वल डेवलपमेंट हो सके। और राजस्थान में कई ऐसे लोकल फेस्टिवल्स और ट्रेडिशंस भी हैं। ऐसे में जरूरत है तो बस इनकी प्रॉपर मार्केटिंग और ब्रांडिंग की। दोस्तों आज भारत के कई ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने लिमिटेड रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके अपनी इकोनॉमी को बूस्ट किया है। बीमारियों की लिस्ट से निकलकर ओडिशा ने तो राजस्थान के लिए मानो एक मिसाल ही कायम कर दी है। ऐसे में जरूरत है तो बस इन रिसोर्सेज का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने की। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजस्थान कभी भी अपनी इकोनॉमी को एग्रीकल्चर बेस्ड नहीं बना सकता है। ऐसे में उसके पास सिर्फ इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर ही बचते हैं जो तभी डेवलप हो पाएंगे जब वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल डेवलपमेंट एटलीस्ट नेशनल एवरेज के बराबर हो पाए। देखा जाए तो उसके लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने कई इनिशिएटिव भी लिए हैं, लेकिन दोस्तों ऐसे इनिशिएटिव्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए जरूरी है कि इनका फायदा राजस्थान के सबसे कमजोर वर्ग तक पहुंचे और ये तभी पॉसिबल है जब वहाँ पर स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्रिएट हो पाए। दोस्तों ऐसे में अगर राजस्थान अपने पूरे पोटेंशियल का इस्तेमाल करके काम करता है तो वहाँ कुछ ही सालों में रैपिड ग्रोथ देखने को मिल सकती है और स्टेट अपने साइज के अकॉर्डिंग ही भारत की ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट कर पाएगा। दोस्तों बारी है आज के सवाल की। राजस्थान की करंट सिचुएशन और डेवलपमेंट के बारे में आपकी राय क्या है? हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।